अगर हम इज्जत का मयार थोड़ा सा रीडिफाइन करना शुरू करें एंड एजुकेट करना शुरू करें कि हर इंसान की इज्जत है। अब अगर आप माली हो, आपकी इज्जत तब है आप मेहनत से काम कर रहे हो, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, अपने साथ ईमानदार हो, उस शख्स के साथ जो आपको रोजी मिल रही है ना अल्लाह की तरफ से रिस्क, उसके साथ भी ईमानदार हो, आपकी इज्जत है। हमने इज्जत का मयार ही ये बना दिया तो फिर आम आदमी तो उसके पीछे ही भागेगा, तो उसमें मुझे उनका कसूर ये नहीं मयार लगता। तय किसने किया, ये भी तो सोचे ना। मतलब अगर देखें आम तौर पे इज्जत का मतलब है आपकी तालीम, आपका हसब नसब, आपका असर रसूख, और आप मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूट क्या करते हो। हमारे यहाँ चूंकि दौर जदीद में इज्जत का मतलब है डाला, 4 बंदे भयानक शक्ल वाले, उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां मट्टी सटी हुई माजरत के साथ, और उनके पास बड़े बड़े हथियार। बिल्कुल इज्जत का पैमाना ये है, कोई किसी की गाड़ी का तस्वीर खिंचवा लेना हमारी इज्जत है। कोई बंदा किसी के साथ वॉक कर रहा है, हमने सेल्फी बना ली, साथ तस्वीर बना ली, टिकटॉक बना दिया, तो इज्जत ऐसा है। ही। हमने अपना असर रसूख दिखाना है, हमें दिखाना है कि वी आर डिफरेंट अदर Power. देन यू। हाँ। तो इसका जो रूट कॉज है बेसिकली, तो ये तो फिर वो अवाम ही है ना कि उनको डिफरेंस क्रिएट करना है कि मैं इससे बदतर हूँ, मैं उससे बढ़ता रहूं, ताकतवर। बिल्कुल। ये एहसास कमतरी है। इसमें हम एजुकेशन साइकोलॉजी पे जब जाते हैं ना, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में डीप रूटेड बिहेवियर्स होते हैं। एक वो बिहेवियर होता है, अब मैं उसका वो मतलब आप ईगो को जब तोड़ते हैं तो एक इड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है। तो उसमें जो इड है वो लोअर ईगो होती हैं, जिसमें आपकी मटेरियलिज्म, आपकी ऐसी चीजें जो बिल्कुल ही दुनिया में दुनियावी और दुनिया में भी पावर है, पैसा है, और हर चीज जो मटेरियलिस्टिक है, उस शो ऑफ है, उसको आप हायर उस पे रखते हैं। और जो आपका बैलेंस ईगो होता है, वो आपका जो नॉर्मल इंसान होता है, वो दोनों चीजें हाँ बीच में होता है। वो ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा नॉर्मल जो बाकी लाइफ के मैटर्स हैं। फिर सुपर ईगो है, आई थिंक वो स्पिरिचुअलिटी और वो एक वो जो महा इंसान का जो कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आला मर्तबे पे फायद, जैसे ईदी साहब थे या ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जो कि वाकई उन्होंने अनकंडीशनल और कंट्रीब्यूटरी। मैं फिर भी इसको मतलब मैं जो थोड़ा रिकॉल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अरसा पहले और मैंने बहुत डीपली पढ़ा था, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं इस टॉपिक को टच नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो वो उसमें ये होता है कि इंसान का बिहेवियर जो है ना वो शेप होता है उस तरीके से। अब आपने एक शख्स को, अच्छा मजे की और इंटरेस्टिंग बात, हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, इंसान जो है ना वो बिहेवियर इमिटेट कर, मतलब नकल करता है। अगर मैं आपसे कोई चीज़ देख रही हूँ तो जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं वो चांसेस है मैं वो ज़्यादा अडॉप्ट करूँगी रेदर देन कि कोई मुझे कुछ कहेगा। ठीक है, अब हमने जो माशरा, अगेन यहाँ पे जो एक और चीज़ आती है वो आती है हिपोक्रेसी। घर में जो कल्चर है, घर से शुरू होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको झूठ बोलना बच्चे को सिखाया जाता है, सिखाया नहीं जाता, बोला जाता है। शो ऑफ बताया नहीं जाता, किया जाता है। अब उसका अगर वालिद जो है या उसके घर के जो चाचू मामू जो भी वो होंगे, अगर वो हाथ में गन लेके, गाड़ी का बड़ा डाला लेके, या व्हाटएवर जो भी उनकी अपब्रिंगिंग में कल्चर बना हुआ है, अगर वो उसको ही बच्चा देख रहा है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चा जो है ना वो तो आप समझें कि वो कहते हैं कि पैदा होने से पहले माँ के पेट पे वो कहते हैं आप पिक्चर्स ऐसी लगाएं खूबसूरत ताकि बच्चा ऐसा पैदा हो या ऐसे माहौल में पैदा हो कि वो एक अच्छा पैदा होने से पहले भी उस प्रोसेस में आप वो बच्चे को ऐसे तरीके से देख रहे हो, इनपुट जा रही है। ठीक है, माँ के पेट में भी जा रही है, क्योंकि वो एनर्जीज जो भी माँ फील कर रही है, एंग्जाइटी फील कर रही है, तो बच्चे को हो सकता है नक्शिस प्रॉब्लम हो। सो वहां से आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलप हो रहा। फिर आपने जब वो जहाँ पे पैदा हुआ, एंटर हुआ, उसने तो देखा ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट। अब बच्चे ने अगेन भले उसके बाप ने 10 दफा कहा कि बेटा झूठ बोलना गुनाह है और 1000 हदीसें सुनाई हूँ, सही है, 1000 उसको दफा बोला हो कि ये चीज गलत है, लेकिन वो कर खुद रहा है। ठीक है, तो बच्चा वो कैच करेगा, बच्चा कहेगा कि अच्छा मुझे ऊपर से यही बोलना है, अपने अच्छा बनना है, अच्छा एक लिबादा ओढ़ना है, लेकिन अंदर से मैं तो यही जो है ना, ये मुझे टेक्निक है, वो इस तरीके से उसको ग्रेस्प कर रहा होगा। सो हमें अगर ये लगता है ना कि बच्चा, अच्छा अब आपने क्या किया, आपने जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ियां ऐसी बना दी, जो जब भी मैं कहती हूँ एजुकेशन में अनलर्न करना ज्यादा मुश्किल, जो मैंने आपको कहा था ना कि बैरोक्रेट्स को भी, या जो भी लोग जहाँ पे मुझे बिहेवियरल इशू नजर आता है, वहां पे मुझे होता है कि ये अनलर्न जब तक नहीं होगा आप उसको रीलर्न नहीं कर सकते। अब इस वजह से ये बहुत डीप रूटेड है। अनलर्न करना तो बहुत मुश्किल है ना। मुआशरे की पूरी तामीर हो चुकी है,
हम साइकोलॉजिकली Deconstruct. क्या हम उसका अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर चुके हैं और हम इस कल्चर को बिल फर्ज के मैं किसी मुआशरे में रहता हूँ, मेरे पास तो घर पे गाड़ी डाला असला नहीं है, बट मैं अगर आसपास इर्द गिर्द किसी को देख रहा हूँ, इन्फ्लुएंस देखा, तो मैं अल्टीमेटली अट्रैक्ट होऊंगा कि ये चार लोग इनकी इज्जत तो नहीं कर डरने पे मजबूर है जिसको हम इज्जत का नाम देते हैं। तो ये तो इसी सबब कर है। लेकिन चले अब ये बातें तो बहुत सारी, मुझे ये बताएं कि आप एक एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं, आप एजुकेशन ऑडिट भी करती हैं, सूबा सिंध में हम रहते हैं, सूबा सिंध के जो तालीमी निज़ाम है उस पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। लास्ट रिसेंट शायद कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, बेहतरी है, गवर्नमेंट कहती है, क्लेम करती है कि हमने मेरिट पे हायरिंग भी की है, भर्तियां भी की हैं, कॉस्ट एम्प्लॉइज़ को भी हमने फारिग किया है, स्कूलों की ऑडिट भी जारी हैं और स्कूलों को कहीं पे कंबाइन मर्ज, और दूसरा एक SEF का भी आपने नाम लिया। तो मजमूई तौर पर कलेक्टिवली सिंध की जो एजुकेशन या तालीम का जो हाल है, आपकी जो सूबा सिंध की गवर्नमेंट के साथ जो इंक्लाइन है, ग्राउंड पे जो मतलब आधा तो शुमार तो असेंबली में मिनिस्टर साहब आए होंगे, बता दिए होंगे इतने स्कूल खोल दिए, 5000 भर्तियां हो गई, उसमें कितने अपने थे, हार्ड एरिया हार्ड, वो सारी वही आपके लिए बात है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स बता दिया, कि स्टेटिस्टिक्स बता दिया, कि हार्ड एरिया की भर्ती इतनी, सॉफ्ट एरिया कितनी, नर्म सख्त बता दिया। ग्राउंड पे अभी भी हमारे कितने स्कूल वाकई ऐसे होंगे जहाँ पे पसमानदगी इतनी है कि हमने वहाँ पे वाकई भैंसें, गाय, गधे बांधे हुए हो, वो ताकि बनाई हुई हो, और वहाँ पे इस वक्त क्या हालात है? अच्छा, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, हमें ना प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा हम तो अनप्लान्ड है, हमारी गवर्नमेंट प्लान नहीं होती। ये यहाँ जो मैं जैसे इसको आप एज एजुकेशन की अगर आप बिल्कुल टेक्निकल लेंस से देखते हैं, आप ये देखते हैं कि भाई मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद या कम से कम भी 10 साल, क्योंकि आपका बच्चा अगर 1 में है तो वो मैट्रिक तक तो जाएगा ना स्कूल में, तो मैं अपने स्कूल्स को सिंध में इस लेवल पे देखना चाहती हूँ। तो मेरे पास 10 साल का रोड मैप, ठीक है, वेयर आई सी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लॉ इन द सिस्टम। एक तो वो जो भी पुराने फाइल उधर गई, इधर आई, स्ट्रक्चर ये वो हमें नहीं, लेकिन अगर हमारे पास एक क्लियर विजनरी रोड मैप, कोई ब्यूरोक्रेट आए, कोई मिनिस्टर आए, वी हैव टू फॉलो दैट रोड मैप। कि मेरे अगर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं तो मेरे हर डिस्ट्रिक्ट में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन में भी वो थोड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें इतने स्कूल चाहिए क्वांटिटेटिवली इन नंबर्स, क्वालिटी एजुकेशन में मुझे ये स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है, ये लेवल है, इससे कम में हमारी जो भी सारा वो बनेंगी, मॉनिटरिंग भी उसी बेस पे होगी, आपका स्ट्रक्चर भी उसी बेस पे बनेगा, पूरा टेक्निकली टीचर्स भी उसी लेवल पे क्वालिफाई होगा। तो हम जब तक ये प्लान नहीं एंड अ लिटरल प्लान लाइक रोड मैप कि सिंध डिस्ट्रिक्ट है 30 सिंध प्रोविंस है, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को इवैल्यूएट करना है, अच्छा उसमें क्या है, उसमें रिसर्च चाहिए। तो जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं, तो जब हमें फाउंडेशनल ही चीज़ नहीं पता, ठीक है, कि भाई कोई रिसर्च नहीं है मेरे पास, नहीं है कोई रिसर्च नहीं है कि भाई मुझे इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में किस किस्म का करिकुलम चाहिए, किस किस्म के कितने स्कूल्स चाहिए, कितने टीचर्स चाहिए, कितनी स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, कितने इन स्कूल हैं, इन स्कूल में कितना स्ट्रक्चर्ड है, कितना अनस्ट्रक्चर्ड है, कितने नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, फिर कितना एक जो हमारा मदरसे वाली साइड है, वो तो हमारे पास जो मेरे पास डाटा में आया था, मे बी जो मुझे लास्ट मैंने जहाँ पढ़ा था रिपोर्ट में, हमारे पास 40,000 स्कूल्स एंड 46,000 जो है वो मदरसा है सुबह सिंध में। हाँ, मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म फिर भी आप इसको चेक कीजिएगा क्रॉस चेक, बिकॉज आई एम मैं बहुत पढ़ती हूँ नंबर्स, लेकिन आई फॉरगेट नंबर्स समटाइम। तो उसमें मैं यही सोच रही थी कि हमारे पास मदरसे ज़्यादा हैं और स्कूल कम है। अब अच्छा, इसमें फिर एक और हम अगर उस अच्छा मजे की बात है, मदरसे में हाजिरी भी ज़्यादा है, स्कूल में कम है। हाँ, उसकी तो खैर अलग बहुत सारी वजूहात हैं। मैं एक चीज़ उनको जो भी है, जो उनका पॉजिटिव अगर आप साइड देखें ना, उनको बच्चों को क्लास में बिठा के वो किसी तरीके से बिठाएं, लेकिन वो घंटे पूरे करते हैं। बच्चों की क्या कहते हैं उसको, रिटेंशन, उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत हाँ, अच्छी रिटेंशन, बहुत अच्छी रिटेंशन है, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। अब वो जो भी रीजन है, मैं उसकी रीजंस पे हम जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो इजाजत नहीं है वैसे हमें। अच्छा, उसकी इजाजत नहीं है। वो फिर गैर सरकारी तौर पे हम जा सकते हैं, अगर सरकारी नहीं तो वैसे कैजुअली जा सकते हैं। नहीं, फिर आप और मैं आलम अरवा में होंगे, हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप जैसे मुनासिब समझे, लेकिन मैं ये कहती हूँ जो भी हैं वो हमारे बच्चे ही, हमारे ही बच्चे, ठीक है। जो बच्चा होता है ना, वो तो भाई
जैसे मैंने आपको कहा कि 10 से 12 साल या 14 साल जो भले वो स्कूल में जा रहा हो या मदरसे में जा रहा हो, वो क्या होगा, वो बेचारा उसका फिजिकली ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, वो इमोशनल, जब आप टीनेज में एंटर होते हैं तो वो उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, वो एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, शेप हो रहा है। तो अब उसके साथ मैं यही सोचती हूँ ना कि हम कभी जो एक्चुअल रियल स्टेक होल्डर है हम उसके लेंस से तो देखते नहीं है, हम देखते हैं हमारे अपने इंटरेस्ट्स के लेंस से। अगर हम देखेंगे उस बच्चे के साथ एक और मैं आपको, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, मैंने शायद बच्चों के साथ ज़्यादा काम किया तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ। मैं एक दफ़ा खड़ी थी, और स्पेशली जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं, एक शॉप थी, जैसे आपकी जूस की शॉप होती है, हम गाड़ी में खड़े थे तो वहाँ पे इतना सा, आई थिंक 6 साल का बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा होगा। हम देखते हैं अक्सर वैसे तो स्ट्रीट्स पे, आपको पता है, फूल बेच रहे होते हैं। वो बच्चा शायद अपने किसी बड़े के साथ कोई फूल बेच रहा था, या उसका बड़ा भाई, वो भी 8 साल का था, ये 4-6 साल का। उसको जो शॉपकीपर है वो शायद उसको एक दफ़ा पहले हटाया होगा या जो भी, लेकिन उसको इतने बुरे तरीके से, और वो इतना मासूम बच्चा था, उसको इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया। उसने कहा कि जाओ यहाँ से, मतलब बहुत, मुझे इतना बुरा लगा। मैं बैठी हुई थी, मैं सीन देख रही थी, और मुझसे वही बात है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और उस बच्चे ने, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बच्चे होते हैं ना खेलने भागने में चले जाएंगे, कोई डांटेगा भी उसको सीरियस नहीं लेंगे। उस बच्चे को मैंने फील किया कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे, बहुत कम बच्चे होते हैं वैसे तो, बहुत सारे ये गलत वो है, लेकिन उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतने छोटे से, उसने जिस तरीके से उस चीज़ को वो किया ना, फील किया, मैं वो पता नहीं कितने दिन तक सोचती रही। मैंने कहा कि इतना सा बच्चा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने इतने बुरे तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, और उसे नहीं पता, 6 साल का बच्चा है। तो अगर हम ऐसी सोसाइटीज जब शेप करते हैं ना, तो फिर हर किस्म के क्रूअल लोग भी, यानी जालिम लोग भी वहीं से बनते हैं। क्योंकि जब आपने इतना जुल्म या इतनी मिसट्रीटमेंट देखी होगी तो आप क्या करेंगे। तो मदरसे में भी मुझे इसी चीज़ का होता है कि आप जो भी है ना, स्ट्रक्चर मिले हैं, करिकुलम आप देख लें, हमें कोई किसी को देखें, किसी को कोई भी चीज़ पढ़ाई जाए, हम इंटरनेशनली भी देखते हैं सारे रिलीजन्स पढ़ाए जाते हैं। थियोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल रिलीजन्स पढ़ाए जाते हैं, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाती है, इस्लाम भी पढ़ाया जाता है, और भी कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ाए जाते हैं। तो इट इज़ रियली फाइन इफ़ यू वांट टू टीच अ रिलीजन, nobody has this, बट उसको आपने किस तरीके से पढ़ाना है, उसका करिकुलम क्या होना चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा और लोगों को भी, टेक्निकल लोगों को भी गुंजाइश दें, थोड़ा सा उनके साथ भी बैठे हैं कि भाई। इसमें ये भी तो एक एलिमेंट ऐड होता है ना कि देखें, अगर मदरसे की तालीम पे आप बात करें तो ठीक है, आप बिल्कुल ही दीनी तालीम दें, दीन आप बिल्कुल दें, आप माशरे के मेहमानों को दिखाएं, लेकिन दीन तो सबको सीखना है ना। स्पेसिफिकली मदरसे का टैग आप क्यों दे रहे हैं कि मदरसे का तालिब इल्म है, ये हाफिज़ कुरान है, या फिर आप उसको एक जो दीनी तालीम का तालिब इल्म होने के बदौलत आप उसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, तो उसको समझते हैं वो ऑलरेडी माशरे में उसको कोई प्रिविलेज हासिल है, ऐसा है। वो तो ये तो फिर तबकाती जो फर्क है बेसिकली, वो तो आपका जो कन्वेंशनल वर्ल्ड है, वो आपकी जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड है, ट्रेडिशनल की अगर बात करूँ तो इंसान जो है तबलीगी एतबार से आता है, आते आते वो कन्वेंशनल हुआ, फिर वो जिस दौर में भी फॉल करता है, चाहे वो एआई का जो भी हो। तो आपको नहीं लगता है कि हम दीनी तालीम तो बेसिकली मुझे भी सीखनी है, दीन क्या है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मुआशरती उलूम, समाजी उलूम सीखना है ना, एज सोसाइटी मुझे कैसे एक्ट करना है, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मुझे खुद को इक्वल समझना है, मुझे कोई, हालांकि दीन तो ये सिखाता है, किसी अरबी को अजमी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, उसके बावजूद अगर मैं किसी भी तरह से थोड़ा सा भी खुद को लर्नेड समझता हूँ फ्रॉम द दीनी पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव, बट मेरा जो बिहेवियर होता है वो बहुत सुपर स्पिरिटी कॉन्फिडेंट होता है कि मैं, भाई मैं तो जन्नत का पक्का पक्का टिकट होल्डर हूँ, और मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं तो ऑलरेडी कहते हैं अनअपोज्ड, मैं तो जाऊंगा। लेकिन मुआशरे में उसका जो इम्पैक्ट है वो तो बहुत ही, वो लोगों को किसी किस्म की खातिर देते ही नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें अगेन हम तबकाती उसमें इतने फंसे हुए हैं कि जिसको जहाँ से पावर मिल रही है, अब पावर को अगर आपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव में उसको उस लेंस में डाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम अभी बात कर रहे थे ना, मेरे वालिद साहब की जो स्कूल, उसका नाम है सिंध मदरसतुल इस्लाम, SMIU, हाँ SMIU इन शॉर्ट, लेकिन सिंध मदरसतुल इस्लाम, ठीक है, मदरसा भी है, इस्लाम भी है। और ये जब हसन अली अफंदी उसके फाउंडर थे 1885 में, ठीक है, मैं आज से 100-150 साल पुरानी बात कर रही हूँ। उस वक्त भी यही कॉलोनी
कॉलोनियल दौर था, ठीक है। वहाँ पे एक तरफ जो है जो NJV कॉलेज है, हिंदू जो थे उन्होंने बनाया था, मुसलमानों के लिए गैप था, ठीक है। नाम इसका अगर आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा एक ऐसा इदारा नहीं हो सकता सिंध मदरसतुल इस्लाम से कि बहुत ही कोई इस्लामिक उसमें ख़तरनाक किस्म का जो हम एक पर्सपेक्टिव एक्सट्रीम, हाँ वो, लेकिन उसका करिकुलम, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो गोरे भी आए, ठीक है। वहाँ अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती थी, वहाँ दुनियावी जो तालीम है वो भी दी जाती थी। अब यहाँ मसला क्या है? मसला नाम से भी नहीं है, मसला उस चीज़ से भी नहीं है कि आप भले उसको मदरसा बोलो, लाइक दिस इज़ द मदरसा। और अब देखिएगा इसकी मदरसे की हिस्ट्री भी उठा के देखिएगा, मदरसा तो ये भी था, मदरसे से था कि लोग फिलहाल डर जाएं, अभी करंट के लोग हों वो तो कहेंगे, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क उस सोच का था कि हमने मदरसे की एक जो पूरी एक वो बना दी कि भाई मदरसा एक बेसिकली क्या है, दर्स का है, तालीम का है, ठीक है, जस्ट टेक। अब हमें उस तालीम गाह या दर्स गाह में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इस्लाम पढ़ाना है, अंग्रेज़ी पढ़ानी है, लिटरेचर पढ़ाना है, एक अच्छा, सबसे पहले अच्छा इंसान, फिर अगर वो उस इंसान के साथ अपनी इस्लाम की तालीम को भी अपने साथ जोड़ के रखता है, उसका वो अपना एक ज़ाहिर है रुझान हो सकता है, वो भले आप करें, लेकिन पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि मदरसे को हम दरसगाह एक्चुअल में बनाना चाहते हैं या हम उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि किसी इंतहा प्रेशर पॉइंट। अब हम स्कूल के साथ भी कर सकते हैं, यानी हमारे यहाँ स्कूल को अगर आप एक जहन में खाका बना लें कि बहुत डेंजरस जगह है जहाँ बच्चा जाएगा और कोई एक्सट्रीमिज़म सीखेगा, तो वो किसी भी नाम के, अच्छा ये बड़ी लैंग्वेज की, आप तो कम्युनिकेशन के हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि लैंग्वेज भी एक बड़े मज़े की चीज़ है। तो मैं ये कहती हूँ कि हम मदरसे को इवॉल्व कर सकते हैं, और टर्की जैसे ममालिक जो हैं, जो कि काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा, वो एक मज़हब का रखते हैं अपना पूरा, उनके पास पावर है, जानकारी, लेकिन उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, और उन्होंने ना किसी चीज़ को एज अ टूल उस मदरसे को नहीं इस्तेमाल किया कि ये मुझे ये फ़ायदा देगा और मेरी वही रिलीजियस पावर बनी रहेगी या पॉलिटिकल पावर बनी रहेगी। तो हमें जो है ना इन गेम्स से अब थोड़ा वी शुड ग्रो अप नाउ, अब हमें बड़े हो जाना चाहिए, हम बहुत छोटे रह गए, अब हमें बड़ा होने की जरूरत है। लेकिन प्रेशर पॉइंट्स तो हर सबने यूज किया ना, किसी ने इस्लामिया कॉलेज को यूज किया, किसी ने सिंध यूनिवर्सिटी को यूज किया, किसी ने अपना नाज़िमाबाद एसी कॉलेज यूज किया, हमने किसी अंदरूनी सिंध की कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप हमने बनाया, उसको यूज किया, और फर्क हमारा यही था कि हमने कोई ना कोई प्रिविलेज दिखा के अपने कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेन करना है। अब गेन करने में नुकसान किसका हो? तालिब इल्मों का, वो चाहे वो इस्तेसाल मदरसे के तालिब इल्म का हो, वो इस्तेसाल किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का हो, किसी कॉलेज के जो किसी ने किसी इन्फ्लुएंस के ज़ेरे असर रही, और जिसका इन्फ्लुएंस था वो नेगोशिएट कर गया, उसने बार्गेन किया, उसने अपने लिए कोई ना कोई मराहत ली, या तो मुल्क में रह गया, मुल्क छोड़ दिया। नुकसान एट लार्ज उस तालिब इल्म का हुआ, जो चाहे वो मदरसे का तालिब इल्म था, चाहे वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी तालिब इल्म का, मुस्तकबिल उसका बर्बाद हुआ। उस जो एक नस्ल 30 साल से जो जनरेशन हमारे चलती है, चाहे वो पूरे सिंध का देख लें आप, क्योंकि रूट सबकी सब जगह मौजूद रही और कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ रहे, तो एक जनरेशन पूरी बर्बाद हो चुकी है। और इस वक्त हमारे पास जो एक बहुत बड़ा गैप है एज ऑफ नाउ, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इसको टैलेंट नहीं है, ऐसा ही आप ब्रेन ड्रेन हो चुके हो, ब्रेन इसलिए हो चुके हैं कि देखें आपके पास जो एक जनरेशन बड़ी हुई, अपब्रिंगिंग जिसकी हुई, उनके अंदर ये कोई ना कोई एफिलेशन, कोई ना कोई वाबस्तगी कि हमें कोई ना कोई फ़ायदा किसी न किसी की बिना पर मिलेगा। XYZ मकतबा फ़िक्र से मेरा ताल्लुक है, मुझे वहाँ से कोई ना कोई फैसिलिटेशन मिलेगी। अब हमारे पास रिसोर्स इतने नहीं है कि हम हर किसी के हर बंदे को फैसिलिटेट करेंगे। हमने खुद को अनएजुकेटेड रखा, हमने खुद को अनलर्न रखा, खुद को हमने अनफैसिलिटेट किया, दूसरों को फैसिलिटेट किया। जिनके मकासद थे वो तो गेन कर गए। अब एज ऑफ नाउ हम देखें पाकिस्तान में मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी सफिशिएंसी ऑफ पीपल नज़र नहीं आती जो अपने किसी भी शोबे में एक्सेल कर। तो इसका जिम्मेदार फिर वो जो लोग हैं जो इस वक्त अपनी बुजुर्गी के अंदर मौजूद हैं, ज़ईफ़ी में, लेकिन नौजवान जो है वो यहाँ पे जो इस वक्त मौजूद, वो या तो फूड पांडा चला रहा है या वो अंदरूनी सिंध में बैठ के किसी होटल पे चाय के होटल पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। कराची में या तो फूड पांडा कर रहा है या फिर किसी फैक्ट्री की मदद कर रहा है। हमें ये सोसाइटी ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने लिए अगर कुछ करेंगे तो करेंगे, किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करना।
बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब हम अगर इसको ना जनरेशनल अगर हम एक इसको गैप क्रिएट हो गया 30 साल का। जनरेशनल ब्रेक डाउन करते हैं, जनरेशन एक्स जो कि जिन्होंने मुझे जो समझ आती है, जो कि हमारे अभी 60 साल के होंगे, या अभी भी हम काफ़ी सारे सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत सारे पोजीशंस में, इवन आज तक भी लीडिंग पोजीशंस नहीं छोड़े, लेकिन वो जनरेशन थी। उन्होंने क्या किया, मुझे जो लगता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बकौल उनके, जो उनका हम उनके साथ जब बैठते हैं तो कहते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही और डेमोक्रेसी नहीं रही, तो वो उन चीज़ों में उलझे रहे। उनमें कोई क्रिएटिविटी, इदारे बनाना, क्या कहते हैं आपके फैक्ट्रियाँ बनाना, कितनी सारी चीज़ें वो बना सकते थे। कब बनाते? जब हुकूमत आते तब ना, वो तो आते ही नहीं थे, आते चले जाते थे। हाँ, तो उसमें अब ये सारा जो है ना वो गैप रह गया, ठीक है। तो उस जनरेशन के साथ आप जब बैठते हैं तो उनका एक जो शिकायत होती है या तकलीफ होती है कि वो, अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनरेशनल वेल्थ ज़रूर बनाई। मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने कहा कि वो, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो ये कहते थे पाकिस्तान का तो हम कुछ कर ना सकें लेकिन हम अपने लिए करें, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपको वहाँ उस जनरेशन में बहुत नज़र आई। उन्होंने वेल्थ बनाई, उन्होंने गाड़ियाँ ली और वो घर बनाए। तो अब आपका जो जनरेशन जब वाई या मिलीनियल्स आए, विच इज़ आई थिंक 85 से आए या 80 से आए शायद मिलीनियल्स, मुझे नहीं, अर्ली 80s से आए मेरे ख्याल से। मिलीनियल्स के भी 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि 96 में जो है ना आपकी जेन जी स्टार्ट होती है। तो मेरे साथ जो मुझे याद पड़ा है 1980 से और आपके 96 या 95 96 तक आपके मिलीनियल्स हैं। मिलीनियल्स आए तो उनको जो है वो जो पुरानी जनरेशन थी, उनकी वेल्थ वाला काफ़ी इतना बस हल था मसला कि उनके पास चलो बेसिक और सबके लिए नहीं, लेकिन रिलेटिवली हम ज़ाहिर 100% अपनी रेलेवेंसी में वो काफी थे। अपना इतना था कि भाई चलो आप अपने लिए बना लो, मतलब अपना कमा लो, और बाकी जो है ना आपको कुछ घर मिल जाएगा, कुछ जिसकी जो इस्तात होगी, किसी की बाइक की होगी तो बाइक मिल जाएगी, किसी का छोटा घर होगा वो मिल जाएगा किसी हद तक, ठीक है। वहां तक भी सर्वाइवल कुछ ना कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन जॉब्स नहीं थी, मार्केट नहीं थी। मिलेनियल्स आज भी जो है ना वो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व तो हुए, लेकिन उनके लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा रहा, क्योंकि उन्हें हर चीज़, यानी हमने वो जो बेसिक कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता था, तख्ती वाली फिर वो आते डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो अब वो मोबाइल, और मोबाइल में भी फिर टेक्नोलॉजी का भी पूरा एडवांस, अब चिप्स और वो कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई, अब AI आ गया। सो मुझे ये लगता है कि ये जनरेशनल जो शिफ्ट आया, एंड देन पिछले वालों ने जगह नहीं छोड़ी, ना ही नई बनाई। 2 चीजें होती है ना कि आप या तो कुछ बना के चले जाते हैं ना, आपने फैक्ट्रीज लगाई हुई होती, आपने बड़े बड़े जो है रिसर्च किया, मिनरल्स या जो भी आपका शोबा था, उसमें आपने कुछ ना कुछ इदारे बनाए होते कि भाई हमारी जो अगली जनरेशन होंगी, हमारे जो कलेक्टिवली सिंध के लोग होंगे, वो ज़्यादातर तो हमारे जो ना वो बाहर चले जाते हैं। मैंने ये देखा है, जिसको होता है वो कहते हैं कि अब मैं क्या इस मुल्क के लिए करूँ, और उसके अपने रीजंस हैं, मैं उसको वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बनाना मुश्किल होता है यहाँ पे चीज़ों को, बहुत सारे ग्राउंड ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं। तो वो मुल्क छोड़ के चले गए, बहुत जो अच्छे पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने भी वैसे पे बैक सोसाइटी में नहीं किया कि भाई आप अपने जिस गांव में, एटलीस्ट उस गांव को आप स्कूल दे दें, हॉस्पिटल दे दें, उससे रोजगार बन जाता। छोटी छोटी कम्युनिटीज जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देती, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो है हमारी जनरेशन जो है ना मिलेनियल, उनके लिए और के भाई टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व भी होना है, चेंज भी होना है, तो उनके लिए तो हर चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि फिंगर टिप्स पे है, शिफ्ट होते रहना है, उनको हर चीज़ एक्सेप्ट ही करनी है, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, मजबूर हैं और उन्हें कुछ नहीं समझ आता, मतलब आए क्यों है प्लेनेट अर्थ में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मुझे भी ये लगता है कि मतलब आप इतनी तेजी से आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग है, आपकी फ्रीक्वेंसी है ना चेंज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी अगर जब ऐसे रेडियो का आप चेंज करते रहे तो पागल हो जाएगा ना, वो कहेगा कि भाई मुझे खड़े किसी एक स्टेशन पे रोको। तो हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा। फिर जब जेन जी आई, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं बड़े उनसे कि वो उन्होंने कहा मतलब I don't care. I don't give a damn to it. I give a damn to you, your world. वो वर्चुअल रियलिटी में चले गए, ठीक है। अब वो क्या हुआ है, अब लेकिन जो ग्राउंड है वो तो वही है ना, आपके पास कोई जॉब्स नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों IT के पीछे भागते हैं, और हमारे भी माशाल्लाह से वही जो सियासतदान वही करता है,
जो उसको लगता है कि मुझे वोट मिलेगा, वो आईटी के सेंटर खोलने पे आपके नाम नहीं लूंगी लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में आईटी की भी अलग कहानी है। हाँ, हमारे यहाँ लोगों को आज तक आईटी की बेसिक डेफिनेशन तो समझ में नहीं आई। हम समझते हैं कि हमने अभी तक जो बचा वो फ्री कोर्सेज सिखाने हैं, हाँ, हमने लोगों को फ्री पढ़ाना है, यूएसबीयां बांटनी है, मतलब आज तक हम कंफ्यूज्ड हैं। वो जो मिनिस्टर है वो खुद मेरा ख्याल है मिलेनियल से ही पहले की जनरेशन का है, उसको क्या पता आईटी वो 60s, वो हमसे भी पहले की, हाँ, जेन एक्स जो जिसको हम कहते हैं कि वो, अब आप ये सोचें कि उस जनरेशन को जिसको आप, अच्छा वो तो हो गई, जो जेन जी है ना, सॉरी, उसको परवाह भी नहीं, वो कहते हैं हम अपनी दुनिया बना लेंगे, वी आर ग्लोबल पीपल, मतलब हम ग्लोबल लिमिटेशन वो ये नहीं देखते कि हम पाकिस्तान, हम वो अपने ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा बियॉन्ड हैं और बहुत सी चीज़ों में हैं। अच्छा, फिर उनको प्रिविलेज ये थी कि उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी थी और एडवांसमेंट थी, तो और वो इस चीज़ में नहीं पड़े, मतलब वो पैदा होते ही उनकी ग्रुप्स ऐसे बन गए या ऐसी उनकी कि उन्हें नज़र आ गया कि वी आर टू डिफरेंट फ्रॉम देम, मतलब हम इतने अलग हैं, हम इतने मुख्तलिफ हैं कि इनको ये नहीं समझेंगे। जैसे मिलेनियल्स फिर भी समझाने की कोशिश करते थे जेन एक्स को कि भाई ये चीज है, हम इतना आपकी बात समझ रहे हैं, आप हमारी इतनी समझे, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था, आपका कुछ हमारी सुन ले। नहीं, जेन जी इज इन अदर प्लैनेट, वो लगता है कि वो अलग ही मैंने इस पे बड़े मजे की पोस्ट भी बनाई थी, जेन एक्स का भी था और मुझे याद नहीं है, लेकिन जेन जी का मैंने लिखा था कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। एक सॉन्ग है, वो नहीं होता कि एक कौन सी मूवी थी, तो उसमें वो गाने का टाइटल है मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तो जेन जी बिहेव लाइक मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, तो वो उनका अपनी एक दुनिया है। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो स्पेशली इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, हमने तो खैर अपनी इकोनॉमी के अलग ही वो बनाए हुए हमने सब कुछ ही अलग बनाया, सबसे मुख्तलिफ है। IMF को हमने, चाइना को हमने, और दुनिया की, अब ये एजुकेशन से क्योंकि लिंक्ड है, और उसको ऐसे कि हम अगर सही मायने में स्ट्रक्चर्ड, अगेन मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ कि भाई इस सूबे में, सिंध में, इस डिस्ट्रिक्ट में मुझे इतने स्कूल चाहिए, ये फिर इतने बच्चे मुझे इस फील्ड के लिए कॉलेज में चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में मुझे ये स्किल रिक्वायर है, हम ये कर लेते, और यूनिवर्सिटी में वही जाए जिसको एकेडमिया में जाना है, ठीक है, रिसर्च में जाना है और थ्योरी में जाना है, वो जाए। बाकी हर कोई उसके लिए नहीं बना तो वो स्किल में चला जाए। उसका अलमिया ये हुआ कि वही जो आपकी शुरू में बात, वापस हम वहीं उसी रिवॉल्विंग डिस्कशन, क्या कहते हैं, राउंड इन सर्कल्स, तो वो हम वहाँ पे तो हमारा जो अलमिया हुआ कि हमारा वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया जिसने थोड़ा बहुत सीखा, और जो यहाँ पे रह गया उससे यही नहीं पता कि स्किल क्या होती है या ये ज़रूरी भी क्यों है। फिर हमने सोशल मीडिया, ये नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों, फिर हमने उसको उस पर लगा दिया टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पे, तो अब तो वो बिल्कुल जो है ना, अच्छा इसमें अब आपके हार्मोन्स, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो डिज़ाइन बनाई गई है वो आपकी इतनी, आपके सारे सेरोटोनिन और ये जो आपके सारे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो सारे आपके सेकंड्स में मिलते हैं। तो बच्चे को तो अब इतनी अटेंशन स्पेन छोटी है बच्चे की है, हमारी, मुझे अपने अंदर इतना चेंज और मुझे पुश बैक करना पड़ता है। आप रील देख रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली, तो अब आपने वो सारी जनरेशन बना दी। अब ये क्या जॉब का, क्या लॉन्गिटिविटी प्लान करेंगे, क्या स्ट्रक्चर, इनका दिमाग ही स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाता है, इनका दिमाग इंस्टेंट चीज पे रहता है। जेन ज़ी हमारे माशरे में भी एज ऑफ नाउ या कल कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कोई फायदा है इनका? देखिए, कंट्रीब्यूशन तो मुझे नहीं समझ आती, लेकिन मुझे ये लगता है कि डिपेंडिंग ऑन, देयर आर ऑलवेज ग्रे एरियाज, कि अगर इसमें से कुछ ऐसे कॉन्शियस माइंड्स, ठीक है, कि जिनको, और ये हर जनरेशन में होते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, किसी की कोई भी जर्नी रही हो, पढ़ाई रही हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसे सवालात करने वाले, थॉट प्रोसेस रखने वाले, या एज अ, जैसे उनका दिमाग की, देखें एक इंटेलिजेंस टाइप्स होती हैं, अगर आपने कहीं इसको स्टडी किया हो तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस एक टर्म है, ठीक है। अगर किसी को नेचुरली किसी चीज़ में ज़्यादा, किसी की मैथ्स में ज़्यादा इंक्लिनेशन है, किसी की म्यूजिक में है, तो वो नेचुरल गिफ्टेड तो है ना, तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। So let them go in the way कि वो जहाँ जा रहे हैं, देखें, या तो मुल्क ऐसा हो ना कि वो उसने प्लान किया हुआ हो, तो हम
जेन जी को भी बोलें, मिलेनियल्स को भी बोलें, या किसी, अब आपका जब मुल्क ही गो विद द फ्लो पे अल्लाह के आसरे पे, तो आप क्या बच्चों को क्या बोलेंगे? लेकिन ये सेमी, मैं कहती हूँ आप ठीक है 100% प्लानिंग नहीं, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड वे से आप कर सकते थे, इतनी भी कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है। छोटा सा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है। पॉपुलेशन को तो हमने अपनी मतलब मर्जी से माशाल्लाह से हमने इस पे स्ट्रक्चरली अगर हम काम करते तो हम इसको बहुत ही बेहतर अभी भी आई एम ऐसा लग रहा है मैं बड़ी डार्कर साइड पे जा रही हूँ। द रीजन इज इट्स नॉट डार्कर, इट्स जस्ट कि हाउ यू टेक थिंग्स। अभी भी अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर साइड पे ले आए तो चीजें बेहतर हो सकती। मुझे लगता है एज ऑफ टुडे हमारे आप कह सकती हैं कि अलमिया है कि हमारे यहाँ नॉन टेक्नोलॉजिकल वालिदैन को टेक्नोलॉजिकल बच्चे मिल गए। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करने बजाय उनको चेंज करने की, अपने जैसे बैकवर्ड में ले जाने के बजाय बेहतर है कि आप अपनी अपलिफ्टिंग करें, आप अपने आप को थोड़ा ब्रिंग करें और अपने आप को किसी भी तरह से दौरे जदीद इक्विप करें। हाँ मुश्किल है, बट आप उनको समझाते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे, आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये गैप बढ़ता जाएगा और अनदर एक बहुत बड़ा डिलेमा हो सकता है कि सोसाइटी फेस करे। तो बेहतर ये कि एज ऑफ टुडे मेरा ख्याल है कि उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे जेन जी से वाबस्ता हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करें, तो मेरा ख्याल है कि मामला कुछ ना कुछ बेहतर हो सकते हैं। वो बच्चों को वो वाला सेहत अफजा माहौल फराहम करें कि उनमें कोई भी पोटेंशियल है तो वो निखर के सामने आए, वो किसी मामले काम में बेहतर कर सकते। They should go and they should let them do कि भाई आप ये कर लो, बजाय उसके आप उनको ट्रेडिशनली सीएसएस पे लेके आए, पीसीएस पे लेके आए और उनको आप ब्यूरोक्रेसी पे लेके जाएं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी के तहत काम किया, ट्रिपल ये पाकिस्तान सोसाइटी नहीं है पीपीपी, ठीक है। अच्छा अब इसका एक मैं खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ एंड आई फील कि मैं खुद सीएसएस वाला बच्चा नहीं था, मेरे वालिद भी चाहते थे मैं सीएसएस करूँ, बट मैं बीए और बीबीए के फर्क में लड़ने वाला 2 साल तक लटकने वाला बच्चा हूँ कि मुझे बीए करके सीएसएस नहीं, मुझे बीबीए करना था कि मैं टेक्नोक्रेट दिमाग का आदमी हूँ, मैं कंट्रोल भी रखूंगा, मैं आंसरेबल भी होऊंगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ये एक एहसास है कि मैं खुद जवाबदेह हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं खुद कोई डिक्टेटरशिप माइंड का होता तो मैं डेफिनेटली सीएसएस करता और आराम से मैं कोई बैठा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितना सरकारी अफसरान हमने भरे हुए हैं, हर साल सीएसएस के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कोई तो पास हो रहा है, गिनती पूरी हो रही है, पास हो रहे अफसरान आ रहे, सीएसएस भी आ रहे, सिंध पुलिस सर्विस कमीशन, फिर प्रोफेशनल कमीशन आ रहे हैं, ये हम भरते जा रहे हैं। जबकि आप देखें किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जिसका बिजनेस पाकिस्तान में शायद $1 मिलियन का हो, देयर विल बी वन सिंगल कंट्री मैनेजर। I might be representing a single brand के उसकी अथॉरिटी डायरेक्टर, हाँ उसकी अथॉरिटी शायद इस रीजन से उस रीजन की मेरे पास ही हो, मैं वहाँ पे रीजनल मैं स्याह सफेद का मालिक हूँ, आई एम द अथॉरिटी। ना कोई बड़े प्रोसेस है, ना बड़ी फाइल है, ना थद्दे हैं, ना सिग्नेचर्स हैं, कुछ भी नहीं है। सिंगल ओके टू गो, प्रोसीड, अप्रूव, इफ इट वर्क्स गेट इट डन हो रहा है। तो ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं समझते कि लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनके प्रोटोकॉल, इनकी अफसरशाही, ये सब क्यों है? या सिर्फ एक चीज ये कि लोगों की सियासत बचाने के लिए अवाम को बख्शी हुई नौकरियां कि तुम नौकरियां लो, हमें वोट मिलता रहेगा, हमारे साथ चलती रहेगी। घूम फिर के वही बात आती है कि वोट वाले को जो लगेगा कि ये मयार है या ये बिहेवियर है वो उसको करता रहेगा, ठीक है। तो मैं तो ये फिर भी यही कहूँगी कि अवाम को अपनी, अगर देखें अगर आपके पास 7 या 8 करोड़ सिंध में लोग हैं ना, उसमें से अगर आपके 30% 20% अवाम भी ये चीज़ डिसाइड कर ले, और अच्छा है कि पावर कॉरिडोर्स वाले जो भी आप कह लें उसको, अब ब्यूरोक्रेसी हमारे लोग समझ जाते हैं, हाँ इशारा काफी लोग समझ जाते हैं, तो वो उस वाले भी लोग अगर ये देख लें कि भाई अगर आप कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन अगर आपका मुआशरा तबकाती निज़ाम की वजह से उस लेवल पे जा रहा है जहाँ पे आपकी पावर आपके गले पड़ेगी, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं आपको एक एग्जाम, हम जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल अपर मिडिल या मिडिल मैन, पहले अगर मेरे पास कोई हेल्प के लिए जैसे कोई लोग आते थे तो वो 2 लोग होते थे कि भाई आप, कभी ऐसा होता था कि आप हमारी कोई मदद कर दें, फाइनेंशियल हेल्प कर दें, या कोई भी XYZ व्हाटएवर के पास है। आज और ये 3-4 साल में बात मेरे पास, और मैं एज इंडिविजुअल बात करूँ कि 6 लोग आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं, तो जब आपने पावर के चक्कर में एक पूरा कलेक्टिव निज़ाम ऐसा बना दिया, हाउ डेडली इट इज़, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट देम, देन अगेन इट विल कम टू योर, वो आपके गले पड़ेंगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को चलने नहीं दिया। मतलब बहुत से लोग, आप मतलब हम सब, वी आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है, विदाउट हैविंग एनी ईगो कि मैं सुपीरियर हूँ, इन्फीरियर हूँ। आप भी अल्लाह के बंदे, आपने भी कब्र में जाना है, जो जहाँ पे भी पैदा हुआ है
उसने भी कब्र पे जाना है, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, इतना काफ़ी है। इंसान को इंसान समझे, किसी को कम या ज़्यादा ना समझे। ज़्यादा वो है जो आपके साथ ज़्यादा इज्जत के साथ, अपने मेहनत के साथ, अच्छी इंसानियत। देखिए मैं ये अच्छा इसमें बड़ा स्पिरिचुअल साइड भी है, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का भी इसमें, अल्लाह ताला बहुत सारे तरीक़ों से अंबिया कराम को, जो नबी आए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी उनका जो पैरामीटर है, उन्होंने हमेशा, अगर आप किसी भी मज़हब को उठाएं इंक्लूडिंग इस्लाम, उन्होंने पैरामीटर इंसानियत को बनाया। वो भी तो पावर को बना सकते थे, पैसे को बना सकते थे। तो अगर आप इस्लाम को ही फॉलो कर लें, जो कि आप इस्लामिक टच को फॉलो ना करें, इस्लाम को फॉलो कर लें, तो वहाँ पे भी इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसको जो ज़बान समझ आती है, हम अगर उनकी ज़बान में भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी इंसानियत को ज़्यादा बनाया गया है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वेल मिस्टर नाद, दैट्स वेरी नाइस। आपके इस मैसेज के साथ प्रोग्राम एंड करूँगा। क्योंकि देखिए आपका जो मैसेज है, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे पूछता है कोई पैगाम देंगे, आपने पहले ही दे दिया। वेल थैंक यू सो मच कि आप आई। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ जो आपने बात की कि जिन्होंने पावर के तबके बनाए हैं, तो ये पावर अल्टीमेटली निकले पड़े। तो आप बेफिक्र है कि जो दौर चल रहा है, और जो जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना सर्कुलेशन है, जो मीडिया है, और जो वसाइल लोगों के पास मौजूद है, तो अपेरेंटली उन्होंने इसके जो समरात हैं वो वसूल करना शुरू कर दिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो समझते नहीं समझते। बहुत शुक्रिया आपका। वेल एज यू सी कि आज हमने जो बातें की, इन बातों का हासिल उसूल यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ को उसके असल से हटा दें, कि दीन है तो दीन इंसानी खिदमत और इंसानी जज्बे के तहत, अगर आप अल्लाह की इबादत के फरिश्ते बहुत हैं, इंसानियत सबसे पहले आती है, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब भी है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ उसका इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं करेंगे, खा वो दीन हो, खा वो दुनियादारी हो, कारोबार हो, तालीम हो, समाजियात हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को उसके असल से अगर आप हटा देंगे, मिटा देंगे, तो वो चीज़ आपको इन दी एंड एक आपके अपने वजूद को खाक में मिलाने के सिवा और कोई चीज़ नहीं बनेगी। इस दुआ के साथ कि आपकी आज की बातें आपके किसी भी ज़िंदगी के मकतबा फ़िक्र में होने के बावजूद आपके दिल पे असर करेंगी, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी। आज ले गुजारते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।